बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 13 हमने कंक्लूड किया, उसके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आज हमने इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज में मौजूद हैं उनको जो है वो डिस्कस करना है, उनको सॉल्व करेंगे। तो मैं स्टेटमेंट रीड करता जाऊंगा वन बाय वन न्यूमेरिकल्स की, और हम उसके साथ साथ जो है जो डाटा हमें गिवन होगा वो लिखते जाएंगे और फिर उसका सोल्यूशन जो है वो करेंगे। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इसका मतलब यानी जो अननोन चीज़ है वो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के, कितने इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रिक बल्ब में से गुजर रहे हैं इन 1 मिनट। इट मीन्स जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी आप उसको कह लें, वो हमें गिवन है वो 1 मिनट है। तो आप इसको जो SI यूनिट है सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लें, 60 सेकेंड। इफ़ द 300 मिली अम्पेयर करंट इज़ पासिंग थ्रू इट, तो करंट की जो अमाउंट है वो है 300 मिली अम्पेयर। अब मिली अम्पेयर से अम्पेयर में जाना हो तो आप जानते हैं 1000 से डिवाइड कर लिया जाता है, तो 0.3 अम्पेयर जो है वो आ जाएगा। हमने ये डिस्कस किया I इज़ इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। और जो चार्ज होता है वो हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। यानी इसका मतलब है कि चार्ज की एक मिनिमम अमाउंट होती है जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होती है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स पास करते जाएंगे उतने ही चार्ज की अमाउंट बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है चार्ज की अमाउंट किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय, तो ये E डिवाइडेड बाय डेल्टा T आ गया। अब हमें N रिक्वायर्ड है, तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इंटू डेल्टा T डिवाइडेड बाय E। I की वैल्यू 0.3, डेल्टा T की वैल्यू 60, और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये आपको याद रखना है। तो आप 60 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर लें, 18 आ जाएगा। उसको 1.6 से जो है वो आप डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा 11.2, और ये 10⁻⁻19 जो है वो जब न्यूमरेटर में जाएगा तो 10⁻19 बन जाएगा। तो अब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं 1.12 इंटू 10⁻20। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जब उस बल्ब में से गुजरेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि 0.3 एम्पेयर करंट 60 सेकेंड में जो है वो कंस्टिट्यूट होता है। 13.2 अ चार्ज ऑफ 90 कूलम पासिस थ्रू अ वायर इन 1 आवर एंड 75 मिनट। तो चार्ज की अमाउंट यहाँ पर आपको गिवन है कि 90 कूलम चार्ज जो है वो गिवन है, और जो डेल्टा T है वो है 1 आवर एंड 15 मिनट। तो इसका मतलब है ये आपके पास टाइम जो गिवन है। सबसे पहले आप जानते हैं 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 15 मिनट और ऐड कर लें तो टोटल 75 मिनट्स जो है वो बन जाएगा। अब 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 75 को 60 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास जो है वो टोटल टाइम है जो कि सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया। व्हाट इज़ द करंट इन द वायर। हमें करंट की अमाउंट मालूम करनी है, I इज़ इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो डेल्टा Q चार्ज की अमाउंट वो है 90, और जो टाइम है वो है 75 डिवाइडेड बाय 60। आप इसको इससे कैंसिल कर दें, 3 2s are 6, 3 3s are 9, और ये 3 को 75 से अगर आप कैंसिल करें तो 25। तो इट मीन्स 1/50 अम्पेयर ये आपके पास जो है वो करंट आ जाएगा। अगर आप इसको मिली अम्पेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर इसी को आप मिली अम्पेयर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 20 मिली अम्पेयर जो है वो बन जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो इसका सोल्यूशन। 13.3 फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम हमें गिवन है और हमें उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो मालूम करनी है। तो वो हम मालूम करते हैं, सर्किट एक दफ़ा ड्रॉ कर लें, और उसके अलावा उसने ये पूछा कि टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, हर यानी सोर्स में से निकलने वाला जो करंट है वो आप मालूम करें, एंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर में से जो करंट गुजर रहा है उसकी अमाउंट भी हम मालूम करें। तो ये हमें कुछ चीज़ें जो है वो मालूम करनी है। सबसे पहले देखें जो EMF सोर्स है वो है 6 वोल्ट का। ये रजिस्टर R3 है जिसकी वैल्यू 3 ओम के बराबर है। ये रजिस्टर R1 है जिसकी वैल्यू 6 ओम के बराबर है, और ये रजिस्टर R2 है
जिसकी वैल्यू भी 6 ओम के इक्वल है। अब हमें जो चीज़ें कही गई हैं उनको हम वन बाय वन जो है वो क्या करते हैं, मालूम करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आप मालूम करें। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में आप देखें ये R1 और R2 आपको पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं। अब हमने कहा था जब दो रेजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे मालूम की जाती है। तो लेट्स सपोज R1 और R2 की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैंने R12 का नाम दे दिया है। तो हमने कहा था पैरेलल में हमेशा रेजिस्टेंस के जो रेसिप्रोकल्स होते हैं वो ऐड होते हैं, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिचुएशन यूँ बनेगी, यानी अगर दो रेजिस्टर पैरेलल में हों तो बड़ा आसान तरीका होता है उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करने का। प्रोडक्ट ओवर सम फार्मूला, दोनों को मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड में दोनों को सम अप कर लें, लेकिन ये सिर्फ दो रेजिस्टर के लिए वैलिड है। R1 भी 6 ओम, R2 भी 6 ओम, तो 6 × 6 36 आ जाएगा, 6 + 6 ये आ जाएगा 12, तो ये आंसर आ गया 3 ओम। इसका मतलब है ये जो R1 और R2 हैं इनकी जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो R12 है। अब मैं इस सर्किट को ना थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेता हूँ, यानी अब मैंने क्या करना है, जो R1 और R2 ये दो रजिस्टर हैं, इन दोनों की जगह एक ही रजिस्टर इस्तेमाल करना है और उसको नाम देना है R12, जिसकी वैल्यू है 3 ओम। आप इसको 3 ओम के इक्वल, इस तरह ये जो R3 है ये आप ले लें 3 ओम जो कि ओरिजिनली लगा हुआ है, और इसके अलावा इस सर्किट के अंदर एक बैटरी जो है वो मौजूद है। अब अगर आप देखें ये R3 और R12 दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, तो अब इस सर्किट की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी। सीरीज़ में हमेशा रेजिस्टेंसेस ऐड होती हैं, तो एक रेजिस्टेंस R12 और एक रेजिस्टेंस R3 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 3 + 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 ओम। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इस सर्किट की है वो है 6 ओम। उसके बाद करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, ये बैटरी टोटल कितना करंट देगी। बैटरी की टोटल ईएमएफ कितनी है 6 वोल्ट, डिवाइडेड बाय बैटरी को टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी दिखाई दे रही है वो अभी आपने मालूम की 6 ओम। तो 6 को जब आप 6 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 1 एम्पेयर के। तो इसका मतलब है कि ये वो करंट है जो बैटरी सप्लाई कर रही है। अब नेक्स्ट जो सिचुएशन है, आप अगर इन नोड्स को लेबल कर लें, ये A और B और इसको कह दें C। A और B के दरमियान एक्चुअली में तो दो रजिस्टर लगे हुए हैं, लेकिन आपने उन दोनों रजिस्टर को क्या किया है, सॉल्व करके एक ही रजिस्टर में सिंप्लीफाई कर लिया है। तो अगर मैं A और B के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूँ तो मैं ये करूँगा कि करंट कितना आ रहा है इस बैटरी से, जो टोटल करंट इजेक्ट हो रहा है उस करंट को मैं I कह देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय A और B के दरमियान जो रेजिस्टेंस मौजूद है उस रेजिस्टेंस को अभी हमने कैलकुलेट किया है, वो है R12 जो कि 3 ओम के बराबर है। का मतलब है 1 × 3 = 3। इसका मतलब अब ये हुआ कि ये पॉइंट A था और ये पॉइंट B है, इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 3 वोल्ट। ठीक है, अब अगर मुझे कहा जाए कि मैं करंट मालूम करूं, करंट थ्रू R1 में से गुजरने वाला करंट, R1 A और B के दरमियान लगा हुआ है, और A और B के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आपने क्या नाम दे दिया है, VAB। तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस को जब आप रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो R1 में से गुजरने वाला करंट आप मालूम कर सकते हैं। A और B के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 3 है, R1 की वैल्यू है 6, तो आंसर आ गया 0.5 एम्पेयर। सिमिलरली करंट थ्रू R2 का करंट VAB डिवाइडेड बाय R2, क्योंकि R2 भी A और B के दरमियान ही लगा हुआ है, तो A और B के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आपने मालूम किया हुआ है और उसको R2 की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5 एम्पेयर। और नेक्स्ट करंट थ्रू R3। अब R3 में से कितना करंट गुजरेगा, तो आप देखें एक्चुअली में इस बैटरी से जो करंट निकला है उस करंट को आपने नाम दे दिया I। वो करंट था 1 एम्पेयर जो कि आपने यहाँ पर मालूम किया। ये 1 एम्पेयर करंट जब नोड A पे पहुँचा, इस पॉइंट पे पहुँचा, यहाँ पर दो रास्ते थे।
कुछ करंट जो है वो इधर चला गया, कुछ इधर चला गया। आप देख रहे हैं कि R1 में कितना करंट गया, हाफ एम्पेयर ही गया R2 में। इसका मतलब है करंट जो है वो इक्वली डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में। अब ये 0.5 एम्पेयर इसमें से गुजरने के बाद इस पॉइंट पे पहुंचेगा, ये 0.5 एम्पेयर इधर पहुंचेगा, ये दोनों मिल के इधर गुजर जाएंगे। इसका मतलब है R3 में जो करंट होगा, अगर मैं मालूम करना चाहूँ करंट थ्रू R3, तो वो क्या होगा, जो R1 में से करंट गुजर के आया है और जो R2 में से करंट गुजर के आया है, दोनों जमा होकर R3 में से निकल जाएंगे। तो 0.5 एम्पेयर प्लस 0.5 एम्पेयर, तो आंसर कितना आ गया, 1 एम्पेयर। तो ये हमारा चैप्टर, ये थर्ड का सोल्यूशन। नेक्स्ट हम 13.4 जो है वो देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन इज़ 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शन। अब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ भी 2 सेंटीमीटर है और विड्थ भी जो है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर है, यानी आप यूँ कर लें लेंथ इंटू विड्थ। तो 2 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, और इसको यूँ भी लिखा जा सकता है 4 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका मतलब है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.4 मीटर आ जाएंगे, यानी 100 से डिवाइड कर देंगे अगर। तो अब हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इफ़ द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज़ 11 × 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। तो हमने कंडक्टर की रेजिस्टेंस देखी थी, वो उसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। तो R = ρL/A। तो रो की जगह 11 × 10⁻⁻8, लेंथ की जगह 0.4 डिवाइडेड बाय एरिया की जगह 4 × 10⁻⁻4। तो अब ये 4 को इससे कैंसिल करें, ये 0.1 आ जाएगा। तो 11 को जब 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1.1 बन जाता है, और 10⁻⁻8 है। ये 10⁻⁻4 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो जमा हो जाएगा, तो 10⁻⁻4 जो है वो रह जाएगा। ये आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। 13.5 द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 1 × 10⁻⁴ ओम। तो R0 जो है वो किसके बराबर होती है, 1 × 10⁻⁴ ओम। वट इज़ द रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको रेजिस्टेंस फाइंड करनी है एक नए टेम्परेचर पे, और द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आयरन इज़ 5.2 × 10⁻³ पर केल्विन। अब देखें, जो आप ये समझें कि जो इनिशियल टेम्परेचर आपको गिवन है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप उसको अगर आप केल्विन में कन्वर्ट कर लें तो वो 273 केल्विन बनता है। जो फाइनल टेम्परेचर आपको गिवन है वो है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि 773 केल्विन के इक्वल जो है वो बनता है। अब आप इन दोनों का डिफरेंस देखें, T2 माइनस T1, तो 773 में से 273 निकल जाएगा, तो आंसर आएगा 500 केल्विन। अब आप जानते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था RT माइनस R0 ओवर R0 × T। अब ये R0 × T को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा अल्फ़ा × R0T इज़ इक्वल टू RT माइनस R0, और ये माइनस R0 को भी इसके साथ आके ऐड कर दें, तो RT इज़ इक्वल टू R0 प्लस अल्फ़ा R0T। अल्फ़ा कॉमन ले लें, ठीक है, सॉरी R0 कॉमन ले लें, और यहाँ पर आएगा 1 प्लस अल्फ़ा × T। अब R0 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो है 1 × 10⁻⁴, फिर 1 प्लस अल्फ़ा T। अब अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो है 5.2 × 10⁻³ और T की वैल्यू जो है वो है 500, तो आप इसको 500 लिख दें। 1 × 10⁻⁴ इंटू 1 प्लस 500 को जब 5.2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 2600, और उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट बनेगा 2.6। तो 2.6 में जब 1 ऐड होगा वो बन जाएगा 3.6, और वही 3.6 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3.6 × 10⁻⁴ ओम
ये आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस आ जाएगी 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। 13.6 जो है उसको देखते हैं। इसमें एक सर्किट डायग्राम हमें गिवन है जिसमें 2 सेल हैं। ये पहला सेल, इस पहले सेल की जो ईएमएफ है उसको मैं E1 कह देता हूँ, जो कि 24 वोल्ट के इक्वल है। और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको मैं R1 कह देता हूँ, और स्मॉल r से रिप्रेजेंट की थी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो है 0.1 ओम। इसी तरह जो दूसरा सेल है E2, उसकी जो ईएमएफ है वो है 6 वोल्ट, और उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R2 वो है 0.9 ओम, जो यहाँ पर लिखी हुई है। और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी इस सर्किट में लगी हुई है जिसको मैं 8 ओम जो है वो कह देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ सेल्स इन सर्किट फिगर 13.6। सबसे पहले तो आप देखें इस सर्किट में टोटल करंट कितना होगा। अब अगर आप देखें इस सर्किट में 2 ईएमएफ सोर्स लगे हुए हैं 24 और 6 वोल्ट, एक यानी E1 और एक E2, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब है जो नेट ईएमएफ है सर्किट में वो है E1 माइनस E2 अपोजिंग की वजह से। टोटल रेजिस्टेंस, एक इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, एक ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एक इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आ जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R, क्योंकि आप जानते हैं सीरीज़ में रेजिस्टेंसेस ऐड होती हैं। तो 24 में से आप 6 माइनस कर दें ओवर 0.1 प्लस 0.9 प्लस 8, 18 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आंसर आ जाएगा 2 एम्पेयर। इसका मतलब है इस सर्किट में जो करंट पास कर रहा है वो है 2 एम्पेयर। अब हमारा पर्पज़ है दोनों रजिस्टर यानी बैटरीज़ की टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना। जो बड़ी बैटरी है ये करंट प्रोवाइड करेगी और जो छोटी बैटरी है उसके अंदर की जानिब करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब है अगर मैंने पहले सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है तो मैंने मालूम करना है E1 माइनस IR1। E1 पहले की EMF वो है 24, I की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है 2 एम्पेयर, R1 की वैल्यू क्वेश्चन में बताई हुई है 0.1। 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें 0.2 आएगा और 24 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 23.8 वोल्ट। सेकंड, अब देखें पहले से करंट बाहर आ रहा था, आउटगोइंग करंट नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आपको दिखाई दे रहा था, लेकिन दूसरे में वही वाला करंट अंदर की जानिब जो है वो जा रहा है। तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है तो E2 प्लस IR2, तो ये आउटगोइंग करंट नेगेटिव था, इनकमिंग करंट जो है वो पॉजिटिव कंसिडर होगा। तो E2 की जगह जो है वो आ जाएगा 6 वोल्ट जो कि यहाँ पर गिवन है 2, और R2 की जगह आ जाएगा 0.9 जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। 2 को 0.9 से मल्टीप्लाई करें 1.8 आएगा, तो 7 में जब ऐड किया जाएगा तो वो 7.8 वोल्ट बन जाएगा। तो इस तरह से आप दोनों की EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। 13.7 न्यूमेरिकल को जो है देखते हैं। जो 13.7 न्यूमेरिकल है इसमें ये हमें एक सर्किट गिवन है जो कि 2 लूप्स के ऊपर मुश्तमिल दिखाई दे रहा है, और स्टेटमेंट है फाइंड द करंट विच फ्लोज इन ऑल द रेजिस्टेंसेस ऑफ द सर्किट, यानी हमने इस रेजिस्टेंस में गुजरने वाला करंट मालूम करना है और इस वाला करंट मालूम करना है। मैं ये जो 18 ओम वाला रजिस्टर है इसमें जो करंट है मैं उसको नाम दे देता हूँ, उस करंट को मैं I1 कह देता हूँ, और मैंने इसको जो डायरेक्शन असाइन की है वो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी मैं इसको A पॉइंट कह लूँ अगर, और इसको B पॉइंट कह लूँ। अब अगर आप देखें तो है क्या कि मैं इस पहली वाली बैटरी को E1 का नाम दे देता हूँ, यानी मैं कह देता हूँ ये E1 है, ये रेजिस्टेंस जो है वो है R1, इस रेजिस्टेंस को R2 कह देता हूँ और इस बैटरी को E2 कह देता हूँ। इस दूसरी बैटरी में भी मैं करंट असाइन करता हूँ। देखें ये इसका जो लेफ़्ट टर्मिनल है R2 का, ये लेफ़्ट टर्मिनल ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है इसमें भी जो करंट है मैं वो कुछ इस तरह से असाइन कर देता हूँ I2। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस लूप को, ये वाली लूप को चेक करता हूँ। मैं इधर से इधर की तरफ आऊँगा तो मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ। तो जब भी हमने कहा था बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा। फिर इधर से इधर कुछ भी नहीं लगा हुआ, A से B जा रहा हूँ इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो हमने कहा था पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होगा। तो करंट को नाम दे दिया है I1, रेजिस्टेंस की नाम दे दिया है R1, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो E1 इज़ इक्वल टू आ जाएगा I1 R1
और यहाँ से आप I1 की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ जाएगी E1/R1। तो E1 की वैल्यू है 9, R1 की वैल्यू है 18। तो यहाँ से आप I1 की वैल्यू निकाल लेंगे 9/18 यानी 1/2 एम्पेयर यानी हाफ एम्पेयर। ये आपके पास I1 आ जाएगा। और इसकी डायरेक्शन भी आप देख लें, A से कहाँ पर है, B की जानिब। दूसरी, मैं दोबारा से लूप ले रहा हूँ। अब मैं ये वाली लूप नहीं ले रहा, ठीक है, मैं ये वाली लूप लेता हूँ, ये वाली, इस तरह से। फिर मैं यहाँ से इधर आऊँगा तो क्या होगा, प्लस E1, क्योंकि मैं बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा हूँ। इधर से इधर मैं कुछ भी नहीं, इधर से जब इधर जाएंगे तो उस वक्त आप देख रहे हैं इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं। तो इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, -I2R2, पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव है। फिर इधर से इधर बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव। और फिर वापस इधर से इधर तो कुछ भी नहीं है, =0। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं E1 + E2 = I2R2। और अगर आपने I2 की वैल्यू निकालनी है तो आ जाएगी E1 + E2/R2। तो E1 9 है, E2 6 है, तो 9 + 6 15 और R2 की वैल्यू है 12। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 1.25 एम्पेयर। ये भी डायरेक्शन जो है वो A से कहाँ पर है, B की तरफ है, यानी आप देखें ये A से यूँ B की तरफ जो है वो जा रहा है करंट। तो इसलिए एक रजिस्टर में करंट जो है 1.25 एम्पेयर है, दूसरे रजिस्टर में जो करंट है वो है 0.5 एम्पेयर। इस तरह से आप दोनों करंट्स ईजिली मालूम कर सकते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल, ये भी एक सर्किट डायग्राम आपको गिवन है और सर्किट डायग्राम के साथ जो स्टेटमेंट है वो है फाइंड द करंट एंड पावर डिसिपेटेड इन ईच रेजिस्टेंसेस ऑफ द सर्किट। अब इसमें देखें, मैं इनको जो है वो लेबल कर लेता हूँ। मैं इसको E1 कह देता हूँ, इस रजिस्टर को R1 कह देता हूँ, ये R2, ये रजिस्टर R3, ये R4 आप इसको लेबल कर लें, R5 कह दें, इस बैटरी को E2 कह दें और ये वाले रजिस्टर को R6 कह दें। दो क्लोज्ड लूप हैं, यहाँ पर हम किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई करेंगे और रूल ये है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, लूप को करंट असाइन करना है। मैं इस लूप को करंट असाइन करता हूँ और मैं करंट असाइन कर रहा हूँ इस वक्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये मैं कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से लेबल कर रहा हूँ। दूसरी में भी मैं करंट असाइन करता हूँ। इस करंट को अगर I1 कह दिया तो इस करंट को हम I2 कह देंगे, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, इस तरह से इधर इधर और फिर इधर ऊपर की जानिब। इस करंट को हम I2 कह देंगे। तो हम पहली लूप की क्वेश्चन लिखते हैं, इधर से इधर चलते हैं। इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, नेगेटिव होगा, -I1 × R1। R1 की वैल्यू है 1 ओम, तो इसलिए 1 मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फिर R2 है, R2 का मतलब ये है कि आप यहाँ पर लगाएं माइनस साइन। I1 इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी ये आप इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं। I2 बिल्कुल ऑपोजिट है, तो आप लिखेंगे I1 - I2 और मल्टीप्लाइड बाय R2। R2 की वैल्यू यहाँ पर है 2, तो मैं साथ जो है वो क्या कर देता हूँ, 2 लगा देता हूँ। फिर आप इधर से इधर जाएंगे, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, तो नेगेटिव साइन I1 × R3। R3 की वैल्यू 1 है, तो 1 को I1 से मल्टीप्लाई कर दें तो -I1 आ जाएगा। और फिर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव को प्लस कहा जाता है और साथ क्या आ जाएगा, E1, और इन सब का आंसर 0। E1 की वैल्यू है 6, मैं 6 को जो है वो लिख लेता हूँ। ये -I1 -2I1 -I1 ये सब मिलके -4I1 हो जाएगा, और जब उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो +4I1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2I2, लेकिन जब दूसरी साइड पे जाएगा तो -2I2 हो जाएगा। और इस पूरी इक्वेशन को जो है 2 से डिवाइड किया जा सकता है, तो ये बन जाएगा 2I1 - I2 = 3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। दूसरी लूप की इक्वेशन को जो है वो लिखने की कोशिश करते हैं। इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से इधर, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल चेंज नेगेटिव है, -I2 मल्टीप्लाइड बाय R4। I2 की वैल्यू तो अभी अननोन है, R4 आपको पता है वो 1 है, तो I2 × 1 I2 आ जाएगा। फिर ये
इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल चेंज फिर नेगेटिव आएगा, I2 इंटू R5, तो R5 की वैल्यू 2 है, उसको I2 से मल्टीप्लाई कर दें। पॉजिटिव से नेगेटिव तो आंसर आएगा माइनस और साथ आ जाएगा E2। फिर आप इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं तो माइनस, R6 की वैल्यू है 1 ओम और करंट है I2, तो 1 को I2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर लास्ट पे माइनस साइन। ये R2 रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 2, लेकिन इसमें से करंट दो तरह के हैं, ये इन आप I2 इस साइड पे जा रहा है तो I1 बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इसलिए आ जाएगा I2 माइनस I1 और इन सब का आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। अब इसमें देखें माइनस I2 माइनस 2I2 माइनस I2 और फिर ये माइनस 2I2, तो ये सब मिल के बन जाएगा माइनस 6I2। ये माइनस 2 और ये माइनस I1 मिल के हो जाएगा 2I1 माइनस साइन और E2 की वैल्यू जो है वो है 10, आंसर आ गया 0। आप इसको लिख सकते हैं 2I1 माइनस 6I2 इज़ इक्वल टू 10, और जब आप इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ, तो ये बन जाएगा I1 माइनस 3I2 इज़ इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 2 की जो है वो लूप नंबर 2 की इक्वेशन आ गई। अब ऐसा करें, लूप नंबर 2 को, ये जो इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसके नीचे लिख लें। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2I1 माइनस 6I2 इज़ इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 2 को एक्चुअली में आपने मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से ही। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2I1 माइनस 2I1 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस I2 प्लस 6I2 ये आंसर आ जाएगा 5I2। 3 माइनस 10 आंसर आ गया माइनस 7, तो इसका मतलब है I2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1.4 एम्पेयर। अब ये जो नेगेटिव साइन है इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये नेगेटिव साइन इतना बता रहा है कि आपने I2 की जो डायरेक्शन है वो असाइन की है क्लॉकवाइज, लेकिन एक्चुअली में जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। वो क्यों, वजह देखें कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव है, तो असल में तो कन्वेंशनल करंट यूँ होना चाहिए था, यानी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए था, लेकिन आपने क्लॉकवाइज असाइन कर लिया और जो आंसर आया उसमें नेगेटिव साइन आपको इंडिकेट कर दिया कि आपने शुरू में जो अजम्पशन ली थी वो एक्चुअली में उल्टा है उससे। खैर उसका हमारे सोल्यूशन से यानी हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर आप I1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, I1 माइनस 3, I2 की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस 1.4 इज़ इक्वल टू 5। माइनस 3 को माइनस 1.4 से मल्टीप्लाई करें, एक्चुअली में ये आ जाएगा 4.2 और इधर है 5, तो ये 4.2 जब दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 0.8 एम्पेयर। अब आप देखें, अगर आपको करंट मालूम करना है कौन कौन से रजिस्टर में से करंट थ्रू R1 एंड R3, ये R1 और R3 प्योरली पहली लूप का हिस्सा हैं, तो इनमें से जो करंट गुजर रहा है वो है I1, तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 0.8 एम्पेयर के बराबर है। अगर आपको करंट मालूम करना है R4, R5 और R6 में से, तो R4, R5 और R6 ये तीनों के तीनों जो हैं वो दूसरी लूप का हिस्सा है, तो इसमें से करंट सिर्फ कितना गुजर रहा है I2 और उसकी वैल्यू कितनी है 1.4 एम्पेयर। अब मैं नेगेटिव साइन नहीं लगा रहा, उसकी रीज़न ये है कि नेगेटिव साइन जस्ट ये इंडिकेट कर रहा था कि करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर आपको करंट मालूम करना है किस में से, कॉमन रजिस्टर R2 में से, अब R2 में दो करंट है, एक I1 है और एक I2 है, तो एक्चुअली जो करंट होगा वो होगा I1 माइनस I2, तो 0.8 माइनस 1.4, तो ये आंसर आ जाएगा 2.2 एम्पेयर। तो ये आपके पास हर रजिस्टर का आपको क्या पता चल गया, करंट पता चल गया कि कितना कितना करंट हर रजिस्टर में से है। दूसरे नंबर पे पावर ड्रॉप जो है वो मालूम करनी थी। पावर ड्रॉप अक्रॉस R1 के क्रॉस पावर ड्रॉप, R1 में से गुजरने वाले करंट को आपने नाम दिया I1, तो I1 का स्केयर मल्टीप्लाइड बाय R1, 0.8 का स्केयर करेंगे 0.64 हो जाएगा और R1 की वैल्यू है 1, तो आंसर आ जाएगा 0.64 वाट। पावर ड्रॉप अक्रॉस R2, अब देखें सॉरी R3 भी
उसमें से भी करंट कितना गुजर रहा था I1, तो आपने लिखा I1 का स्केयर मल्टीप्लाइड बाय R3। I1 की वैल्यू 0.8, R3 की वैल्यू है 1। पुट करें, आंसर कितना आ जाएगा 0.64 वॉट ही आएगा। R2 पावर ड्रॉप अक्रॉस R2। अब R2 में जो करंट था उस करंट की वैल्यू है I1 माइनस I2, तो आपने लिखा I1 माइनस I2 होल का स्केयर मल्टीप्लाइड बाय R2। I1 माइनस I2 था 2.2, ये आप 2.2 का स्केयर करें और R2 की वैल्यू है 2, उससे आप क्या कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसकी वैल्यू जो है वो हम अभी कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। पावर ड्रॉप अक्रॉस R4। अब R4 में से जो करंट गुजर रहा है वो है I2, तो आप लिखें I2 का स्केयर मल्टीप्लाइड बाय R4। I2 की वैल्यू है -1.4, जब इसका स्केयर कर लेंगे 1.4 का स्केयर करने से तो नेगेटिव टर्म भी पॉजिटिव हो जाती है, मल्टीप्लाइड बाय ये, तो ये आ जाएगा 1.96 वॉट। R5 पावर ड्रॉप अक्रॉस R5। अब R5 में से भी जो करंट गुजर रहा है वो है I2 का स्केयर और साथ R4 -1.4 का स्केयर R5 की जो वैल्यू है वो है 2, तो 1.96 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 3.92 वॉट। ठीक है, तो ये जब इसको आप मालूम करेंगे तो ये 9.86 वॉट आएगा। 68 पावर अक्रॉस R6, तो अगर आपने R6 की पावर ड्रॉप मालूम करनी है तो आप जानते हैं R6 दूसरी लूप का हिस्सा है, तो इसमें से करंट गुजर रहा है I2, उसका स्केयर करें और उसको R6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो I2 की वैल्यू है 1.4, उसका स्केयर करें और उसको 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ गया 1.96 वॉट। तो इस तरह से आप हर रजिस्टर के क्रॉस पावर ड्रॉप मालूम कर सकते हैं। 2 रजिस्टर ऐसे हैं जिनके क्रॉस पावर ड्रॉप 0.64 है, 2 रजिस्टर ऐसे हैं जिनके क्रॉस पावर ड्रॉप 1.96 है, एक के क्रॉस 3.92 है और एक के क्रॉस 9.68 वॉट है। इस तरह से आप तमाम रजिस्टर का करंट मालूम कर चुके और फिर पावर मालूम कर चुके। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको जो है वो पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।